हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा पार्ट नंबर 3 PYQ सीरीज जो कि हमारा BI 20 मार्क्स पोर्शन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उससे रिलेटेड हम साथ ही साथ कुछ एक टॉपिक डिस्कस करते हैं और इसके बाद हम कुछ एक PYQ सीरीज भी बनाते हैं। तो आज हमारी PYQ सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या बोलता है? एजुकेशन डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड? जो एजुकेशन शब्द है उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ऑप्शन नंबर 1 है एजुकेशन, ऑप्शन नंबर 2 है एडुकेयर, ऑप्शन नंबर 3 है एजुकेट, ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 एडुकेयर। अगर हम बात करें एजुकेशन शब्द की तो वो कहाँ से डिराइव हुआ है? लैटिन वर्ड एडुकेयर से डिराइव हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके अर्थ की तो इसका मतलब होता है टू ब्रिंग आउट और नरिश, यानी कि प्रकट करना या बाहर निकालना। किसी भी जो हमारी हिडन टैलेंट है उसको बाहर निकालना ही हमारा क्या हो जाता है? एडुकेयर हो जाता है। जो शब्द है एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा, ठीक है, हिंदी में अगर हम बात करें। और जो शिक्षा है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? ये एक संस्कृत वर्बल रूट है जो कि शाह से निकलकर बनता है। शास का मतलब होता है डिसिप्लिन। क्या शब्द है? शास। शास का मतलब क्या हो गया हमारा? डिसिप्लिन। तो ये हो जाता है हमारा एजुकेशन यानी कि शिक्षा का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? स्कूल एजुकेशन इन इंडिया कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू हाउ मैनी स्टेजेस? तो जो स्कूल एजुकेशन है इंडिया का वो कितने स्तरों में बांटा हुआ है, यानी कि भारत की शिक्षा प्रणाली को कितने स्तरों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर 1 है 2, ऑप्शन नंबर 2 है 5, ऑप्शन नंबर 3 है 4, ऑप्शन नंबर 4 है 3। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है कि 2, 5, 4 या फिर 3। इस वजह से किन चरणों में या किन स्तरों में एजुकेशन को बांटा गया है? तो अगर हम बात करें राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर आ जाता है 4। ये कैसे आ जाता है? तो अगर हम पहले बात करें अपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी 1986 और की थी उसको ही रिप्लेस करके हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 आई है। तो जो हमारी पहले की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें जो एजुकेशन सिस्टम था वो कैसा था? 10+2, यानी कि 10+2 स्कूलिंग सिस्टम वहाँ पर चलता था। बट अब जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी 2020 आई है तो यहाँ पर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो 4 चरणों में बांटा गया है। तो वो चरण कौन कौन से हैं? वो है हमारे 5+3+3+4, ठीक है। तो ये 4 लेवल में अगर हम 5 की बात करें तो इसमें हमारा लोअर जो प्राइमरी लेवल है वो आ जाता है 6 से 10 साल के बच्चे। फिर जो ये 3 है इसका मतलब है हमारा अपर प्राइमरी लेवल जिसमें कि 11 से 12 साल के बच्चे आ जाते हैं। फिर ये जो 3 है इसका क्या मतलब है? सेकेंडरी एजुकेशन 13 से 15 साल के बच्चे। और जो ये हमारा 4 है ये है हाई सेकेंडरी एजुकेशन जिसमें कि 17 से 18 साल के बच्चे हमारे आ जाते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका हो। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन स्कूल। विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक क्या है? अब जब हम किसी भी विद्यालयों की बात करते हैं या किसी भी स्कूल की बात करते हैं तो उसकी जो एजुकेशन की गुणवत्ता है उसको हम किस चीज़ से देखते हैं या किस चीज़ से मापते हैं या क्या इंडिकेशन होता है जिससे हमें पता चलता है कि इस स्कूल की जो शिक्षा है वो वाकई में बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाली है? फर्स्ट वन है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी ढांचा। सेकंड है हमारा क्लासरूम सिस्टम, कक्षा प्रणाली। थर्ड है हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री। फोर्थ है हमारा अचीवमेंट लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स।
तो अगर हम इसमें बात करें सबसे पहले बुनियादी ढांचे की या स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन का कुछ भी ज़्यादा लिंक नहीं होता है। नेक्स्ट है क्लासरूम सिस्टम, यानी कि कक्षा प्रणाली। क्लासरूम में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे उनको बिठाया जाता है, कैसे क्लासरूम का एनवायरनमेंट है। थर्ड है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री, कि हम बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं। हम चार्ट्स का यूज़ कर रहे हैं, आईसीटी लैब्स का यूज़ कर रहे हैं, लेक्चर मेथड का यूज़ कर रहे हैं, या जो हमारा लर्निंग या टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो कैसा है, बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। एंड द फोर्थ है अचीवमेंट लेवल ऑफ स्कूल। तो हमें किसके बारे में बात करनी थी कि विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता। तो कहाँ से ये पता चलता है? ये पता चलता है हमारा अचीवमेंट लेवल ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि छात्रों का कितना उपलब्धि स्तर है, यानी कि बच्चों की कितनी उपलब्धियां हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल, ऑप्शन नंबर 2 डेवलपमेंट ऑफ सोशल सिटीजनशिप, ऑप्शन नंबर 3 पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर 4 पनिशमेंट। क्या हो सकता है इसमें से? अगर हम बात करें डेवलपमेंटल ऑफ लैंग्वेज स्किल, तो भाषा कौशल का विकास भी हमारा गोल हो सकता है एजुकेशन का। सेकंड है सामाजिक नागरिकता का विकास, तो ये भी किसके थ्रू आती है? हमारी शिक्षा के थ्रू। थर्ड है व्यक्तित्व विकास, फोर्थ है दंड। अगर हम इसमें एलिमिनेशन टेक्निक्स का यूज़ करें तो पहले हमें पता है पनिशमेंट तो इसमें नहीं होगा। फिर हम क्वेश्चंस को देखेंगे कि हमारे से क्या पूछा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो शिक्षा का उद्देश्य डेवलपमेंट ऑफ सोशल सिटीजनशिप्स हो सकता है, बट डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल ये भी हो सकता है। बट जब हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो अच्छा माना जाएगा वो व्यक्तित्व विकास माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, व्यक्तित्व विकास या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हमारे सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, सोशली भी आ जाते हैं, स्किल डेवलपमेंटल भी आ जाती है, लैंग्वेज भी आ जाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एजुकेशन is the thing which make man self-sufficient and selfless, who has give this idea। यह विचार किसका है कि जो शिक्षा है वो क्या करती है, मनुष्य को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है। यहाँ पर थोड़ा सा जो है टाइपिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, क्वेश्चन पे आप फोकस करें। तो क्या है, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो किस वेद का ये कहना है कि जो शिक्षा है वो क्या है, मनुष्य को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है? तो ये कौन मानते हैं? ऋग्वेद। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि है हमारा ऋग्वेद। अगर हम इसमें और कुछ एक डेफिनेशंस की बात करें जो इससे रिलेटेड है हमारे एजुकेशंस की थिंकिंग, या जो एजुकेशन के बारे में किसी ने कहा है, तो वो कौन कौन सी है? तो फर्स्ट आ जाती है हमारी अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, बाय एजुकेशन आई मीन्स एन ऑल राउंडिंग ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो शिक्षा से मेरा तात्पर्य मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ को सर्वांगीण रूप से बाहर निकालना है। तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। और इसके साथ साथ ही अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंदा, जो कि कई बार स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि एजुकेशन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन मैन, यानी कि शिक्षा का अर्थ है कि मनुष्य में पहले से ही पूर्णतः क्या है, एक तरह की कोई अभिव्यक्ति है। अगर हम भगवत गीता की बात करें तो उसमें क्या कहा गया है? भगवत गीता के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है? नथिंग इज मोर प्यूरिफाई ऑन अर्थ देन विजडम, यानी कि जो विजडम है, ज्ञान है, उससे ज़्यादा प्यूरिफाई इस संसार में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन विच ईयर शांति निकेतन वॉज फाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 है आपका 1907, ऑप्शन नंबर 2 है 1899, ऑप्शन नंबर 3 है 1901 एंड ऑप्शन नंबर 4 है 1905। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। तो कब हुई थी? 1901 में इन्होंने क्या किया था? शांति निकेतन एक जो स्कूल है उसको बनाया था, और यहाँ पर ही इन्होंने क्या किया था?
5 बच्चों को स्कूल में ऐड किया था, जिसमें से एक इनका बेटा था। ये कहाँ है? ये बंगाल में है। इसको कहाँ बंगाल में भी कहाँ है? वीरभूमि जिले में। अगर हम शांति निकेतन की कुछ एक और बात करें तो शांति निकेतन को यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में डाला गया है। यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में इसको ऐड किया गया है और इसके साथ ये 41वें नंबर की हेरिटेज साइट्स बन गई है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल कितनी हमारी हेरिटेज है? तो 42, जिसमें से कि 34 हमारी सांस्कृतिक है, 7 हमारी प्राकृतिक है और एक हमारी मिश्रित है। इंडिया का जो पोजीशन है हेरिटेज साइट्स में वो 6th नंबर पे है ऑल वर्ल्ड में। अगर हम बात करें कुछ एक टैगोर जी की, तो टैगोर जी को क्या कहा? टैगोर जी जो है उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है 1913 में। कब इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था? 1930 में। इन्होंने क्या लिखा था? गीतांजलि। गीतांजलि जो इनकी एक साहित्य है उसको इन्होंने लिखा था, जिसके ऊपर इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये पहले ऐसे एशियाई बने थे जिनको कि साहित्य में नोबेल प्राइज़ मिला था। और इनके जो अब अगर हम बात करें शांति निकेतन की, तो शांति निकेतन को विश्व भारती विश्वविद्यालयों के नाम से भी जाना जाता है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने साथ ही साथ जो है राष्ट्रगान को भी लिखा है, जन गण मन, और इसके साथ साथ बांग्लादेश का भी इन्होंने राष्ट्रगान जो है वो लिखा है। ये थी कुछ एक एडिशनल नॉलेज। नेक्स्ट अगर हम बात करें एजुकेशन से आप क्या समझते हैं? एजुकेशन इज शिक्षा क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, सेकंड है एन एक्ट ऑफ ट्रेनिंग, थर्ड है डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर 4 है ऑल ऑफ द अबव। तो एजुकेशन क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है, या प्रशिक्षण का एक कार्य है, या दिशा, या सभी? तो जहाँ पर आपको इस तरह के ऑप्शन आते हैं उसमें मोस्टली ऑल ऑफ दीज ही ऑप्शंस होती है, क्योंकि शिक्षा से क्या होता है, हमारे जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन आता है और इसके साथ साथ जो हम चीज़ें सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, वह भी हमें शिक्षा से ही मिलती है। और हम जो अपने जीवन में निर्णय लेते हैं या डायरेक्शन लेते हैं तो वो भी किसके बेसिस पर ही लेते हैं? एजुकेशन के बेसिस पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन वॉज सेट, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद कब बनाया गया? तो 1934 में, 1935 में, 1936 में और 1937 में। इसमें से कब बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 1935 में। अगर हम बात करें इस साथ ही साथ केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद की, तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है शिक्षा के जितने भी मामले हैं उसको ध्यान में रखना और ध्यान में रखकर ही कुछ एक जो है डिसीजन लेना। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसको 1920 में बनाया गया था, और 1920 में इसको जब बनाया गया था तो ये थोड़े ही टाइम बाद 1923 में इसको क्या कर दिया गया था? डिज़ोल्व कर दिया गया था। बट उसके बाद एक हटांग जो एक तरह का सिफारिश आई थी, कौन सी सिफारिश पर? हार्टोंग सिफारिश एक आई थी, तो उसी के ही बेसिस पर इसको दोबारा से लाया गया। तो इसको दोबारा से कब लाया गया? 1935 में। और तब से लेकर ये काम करता है एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ, एक तरह की उनको एडवाइस देता है, यानी कि जो मामले हैं उनको देखता है, जो भी कुछ पाठ्यक्रम में चेंजेस करवाने हैं या कोई शिक्षा से रिलेटेड बड़े डिसीजन लेने हैं तो उसके लिए ये रिकमेंडेशन एक्सेट्रा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म करिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रेफर टू, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? मेथड ऑफ टीचिंग, सेकंड है ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द एजुकेशन, थर्ड है इवैल्यूएशन प्रोसेस, फोर्थ है टेक्स्ट मटेरियल, यानी कि शिक्षण विधि या फिर समग्र कार्यक्रम जिसे छात्र दिन प्रतिदिन अनुभव कर सके, थर्ड है मूल्यांकन प्रक्रिया, फोर्थ है पाठ्य सामग्री। तो शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम क्या होता है? हमारा करिकुलम होता है जब हम क्या करते हैं, एक पूरे एकेडमिक सेशन में हमने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक कितना कुछ बच्चों को सिखाना है, किस वे में सिखाना है, क्या क्या एक्सपीरियंसेस बच्चों को देने हैं, वो सारा हमारा पाठ्यक्रम में आ जाता है। मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण विधि कि किस वे में पढ़ाना है, लेक्चर वे से पढ़ाना है, किसी चार्ट का यूज़ करना है या मॉडल का यूज़ करना है, ये आ जाते हैं मेथड ऑफ टीचिंग।
अगर हम बात करें ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, करिकुलम या पाठ्यक्रम। फिर है इवेल्युएशन प्रोसेस, मूल्यांकन प्रक्रिया। मूल्यांकन में क्या होता है, जब हम इवेल्युएट करते हैं, जैसे सुमेटिव इवेल्युएशन कर दी, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कर दी, या फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कर दी, है ना ये। और टेक्स्ट मटेरियल जो कि पाठ्य सामग्री, हम किस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल। जो पाठ्यक्रम में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे करिकुलम के अंदर होते हैं, या उसी को ही हम क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव मेथड ऑफ टीचिंग आर, प्रगतिशील शिक्षक की पद्धति निम्नलिखित में से क्या है। किसे कहेंगे हम प्रगतिशील शिक्षण। तो पहला है आपका चाइल्ड सेंटर को, सेकंड है एक्टिविटी सेंटर को, थर्ड है सब्जेक्ट सेंटर, फोर्थ है टीचर सेंटर, यानी कि बाल केंद्रित, गतिविधि केंद्रित, विषय केंद्रित या शिक्षक केंद्रित। तो आप बताइए क्या हो सकता है इसमें से। तो इसमें से हमारा हो जाएगा चाइल्ड सेंटर्ड। तो ऑप्शंस क्या आ जाएगी हमारी इसमें, ऑप्शन आ जाएगी हमारी चाइल्ड सेंटर्ड। चाइल्ड सेंटर्ड क्यों आएगी यहाँ पर, क्योंकि जब भी हम किसी भी शिक्षण की बात करते हैं कि हमारी एक जो शिक्षा है वो बच्चों को कैसे देनी है, तो वहाँ पर हम बच्चों को ध्यान में रखकर ही फ्रेम करते हैं अपनी टीचिंग्स को, ठीक है। एक्टिविटी सेंटर्स में क्या होते हैं, जो हम थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ अपनी सब्जेक्ट में एंटर कर देते हैं। सब्जेक्ट सेंटर जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पूरा ही सिलेबस पर फोकस किया जाता है। टीचर सेंटर यानी कि जो शिक्षक है उसी के ही बेसिस पर चीज़ों को पढ़ाया जाएगा, जितना टीचर को पता है वो बच्चों को पढ़ा देगा, बट ये एक तरह की प्रोग्रेसिव मेथड में नहीं आ जाता है। तो इसलिए जो है चाइल्ड सेंटर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड एजुकेशन इज ट्राइपोलर प्रोसेस, यानी कि शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा जॉन डीवे। तो किसने कहा है ट्राइपोलर प्रोसेस, जॉन डीवे। इसके बारे में मैंने जब आपको पहले पढ़ाया था एजुकेशंस के बारे में, वहाँ पर भी बहुत अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया था कि जो शिक्षा है उसको क्या कहा गया है, ट्राइपोलर प्रोसेस कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है, जॉन डीवे के द्वारा कहा गया है। अगर हम एडमंड्स की बात करें जो सेकंड ऑप्शन है, तो एडमंड को बाईपोलर प्रोसेस के लिए जाना जाता है, इन्होंने एजुकेशन के बाईपोलर प्रोसेस की बात की थी। फिर है मैस्लो को ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के लिए जाना जाता है, और विलियम वुंड को एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मोड ऑफ एजुकेशन कंसर्न विद स्किल डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षा का तरीका कौशल विकास के लिए बेहतर है। अब हमारे पास ऑप्शंस है फॉर्मल, सेकंड है नॉन फॉर्मल, थर्ड है इनफॉर्मल, फोर्थ है नन ऑफ दीज। फॉर्मल के अंदर क्या आ जाता है, औपचारिक, जो कि हम स्कूल्स में शिक्षा लेते हैं उसको क्या कहते हैं, फॉर्मल एजुकेशन। सेकंड है नॉन फॉर्मल, नॉन फॉर्मल क्या हो जाती है हमारी गैर औपचारिक, जहाँ हम क्या करते हैं लर्निंग थ्रू एनवायरनमेंट, या जैसे कि हम कोई प्रोग्राम को ज्वाइन कर देते हैं वहाँ पर हम चीज़ों को सीखते हैं। फिर है हमारा इनफॉर्मल क्या होता है, अनौपचारिक, जो कि पेरेंट्स हमें सिखाते हैं या हम कहीं ऐसे ही सीख लेते हैं किसी भी चीज़ से, तो वो क्या हो जाती है हमारी इनफॉर्मल या अनौपचारिक, जो है एक तरह का कौशल सीखने का तरीका हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका नॉन फॉर्मल यानी कि गैर औपचारिक, जहाँ पर क्या होता है गैर औपचारिक में हम क्या करते हैं एनवायरनमेंट से सीखते हैं, जैसे कि हम ट्रेनिंग या फिटनेस प्रोग्राम्स ये सारी जो चीज़ें हैं उनको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारे नॉन फॉर्मल में आ जाते हैं। इनफॉर्मल में क्या होता है, इनफॉर्मल में कोई भी टाइम टेबल नहीं होता है, कोई भी सिलेबस प्रिस्क्राइब नहीं होता है, वहाँ पर हम अपने घर में सीखते हैं चीज़ों को, बाहर सीखते हैं, मतलब सीखने का कोई भी एक पर्टिकुलर हमारे पास दायरा नहीं होता है। फॉर्मल के अंदर क्या होता है, जो स्कूल्स में हम एजुकेशन लेते हैं जहाँ पर एक प्रॉपर टाइम टेबल होगा, सिलेबस होगा, प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेंगे, वो हमारा फॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ फॉलोइंग द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, निम्नलिखित में से शिक्षा का क्या उद्देश्य है। सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि आत्मबोध, सेकंड है होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि समग्र विकास, थर्ड है नॉलेज ज्ञान, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो क्या हो सकता है हमारा शिक्षा ग्रहण करने का या एजुकेशन का क्या गोल हो सकता है, या क्या ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो फुलफिल करने के लिए हम शिक्षा लेते हैं। तो आत्मबोध क्या होता है, जब हम क्या करते हैं फुलफिलमेंट बाय ऑन सेल्फ ऑन द पॉसिबिलिटीज़,
जब हम क्या करते हैं, फुलफिलमेंट गेन कर सकते हैं, अच्छी तरह से हमें पता है अपने बारे में कि हम कितनी हमारी लिमिट है, कितनी हमारे अंदर कैपेबिलिटी है किसी चीज़ को करने की। होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि जहाँ पर हमारा पूरी तरह से विकास हो जाता है, फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली, नॉलेज, ज्ञान, जहाँ से हमें ज्ञान मिलता है वो हमारी शिक्षा हो जाती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, क्योंकि ये सारे ही मेन जो ऑब्जेक्टिव है हमारे एजुकेशन के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी लर्न थ्रू एक्सपीरियंस इज दिस इज विच टाइप ऑफ अप्रोच। जब हम अपने अनुभव से सीखते हैं, उसे जब हम किसी भी अपने अनुभव से सीखते हैं तो वह किस तरह का हमारा दृष्टिकोण होता है, या उस टाइम पर हम अपना कौन से दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ कोलैबोरेटिव अप्रोच लगाते हैं, सेकंड वन इज़ अ रिफ्लेक्टिव अप्रोच, थर्ड वन इज़ द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यानी कि रचनात्मक दृष्टिकोण, फोर्थ है नन ऑफ दीज। कोलैबोरेटिव का मतलब होता है सहयोगी दृष्टिकोण, जहाँ पर हम इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, एक्सचेंज करेंगे अपने आइडियाज़ को, एनालिसिस करेंगे चीज़ों की। रिफ्लेक्टिव यानी कि चिंतनशील दृष्टिकोण, चिंतनशील दृष्टिकोण में क्या आ जाता है, जहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग करते हैं, चीज़ों को अच्छे से देखते हैं। फिर है कंस्ट्रक्टिविस्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या होता है, जहाँ पर हम चीज़ों को क्या करते हैं, सीखते हैं अपने अनुभव से या अपने एनवायरनमेंट से या अपनी कुछ एक मिस्टेक्स से। तो इसका जो राइट आंसर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, कंस्ट्रक्टिविस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन अप्रोच ऑफ एजुकेशन इज रिलेटेड टू। एकीकृत दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, अनुभव से, इंटरेक्शन से यानी कि अन्योन्य क्रिया से, फोकस, स्पेसिफिक कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर जब हम इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं उससे, या फिर इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच या पड़ताल से। तो एकीकृत दृष्टिकोण यानी कि इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटीग्रेटेड का ही मतलब क्या होता है कि कुछ बहुत सारी चीज़ों को जोड़कर हमने कुछ चीज़ सीखनी है। अगर हम बात करें बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, अभी हमने बात की जब हम अनुभव से सीखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कोलैबोरेटिव या कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो दूसरा हमारा है इंटरेक्शन, जब हम कहीं पे भी इंटरेक्ट करते हैं या एक्सचेंज करते हैं कुछ एक आइडियाज़ को, तो वो हमारी कोलैबोरेटिव अप्रोच हो जाती है। फिर थर्ड है फोकस, स्पेसिफिक कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर जब हम चीज़ों की जांच पड़ताल करते हैं, तो ये हमारा आ जाता है एकीकृत दृष्टिकोण यानी कि इंटीग्रेटेड अप्रोच। एंड फोर्थ के बारे में पढ़ लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन अप्रोच। यहाँ पर क्या होती है, जांच पड़ताल या इंक्वायरी बेस्ड जब हम चीज़ों को सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जहाँ पर हम फोकस करेंगे स्पेसिफिक कनेक्शन के बारे में, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन को जोड़कर चीज़ों को सीखेंगे। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इसी के साथ हमारा जितना भी एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आप लोगों के लिए बना दिए हैं। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।